गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स। ठीक है। ग्रीन स्किल्स वाले इस पूरे यूनिट में बेसिकली हम ग्रीन जॉब्स की बात करने वाले हैं। हम इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और किस तरह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, किस तरह से ऐसी जॉब्स करी जा सकती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को मेंटेन कर सकती हैं, प्रिजर्व कर सकती हैं, पोल्यूट होने से बचा सकती हैं। और उसके अलावा हम ग्रीन जॉब्स की इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आजकल आप देख सकते हो हमारा वेदर कितना बदल रहा है, अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट हो रहा है। कभी अचानक से बारिश आ जाती है, कभी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत डिटेरियोरेट हो गया है। यही नहीं, हमारे रिसोर्सेज जैसे एयर, वाटर, सॉइल, ये सब भी बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट होने लग गए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। और जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जिससे इन्वायरमेंट ख़राब होता है, उन प्रैक्टिसेस को हमें स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो ब्लू में हाईलाइटेड है, इसमें ये बताया गया है कि पोल्यूशन आजकल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है। तो पोल्यूशन को चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ पौधे उगाने चाहिए। हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। जैसे बाइसिकल्स यूज़ कीजिए, उसमें आप कोई पेट्रोल डीजल नहीं यूज़ करते हो, या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं जो कि चार्ज हो जाते हैं बिजली से, जो कि जिसमें आपका कोई जो डीजल, पेट्रोल, इस तरह की हार्मफुल चीज़ें जो इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं वो यूज़ नहीं होती। उसके अलावा यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि आपको ब्रश करते वक्त अपना नलका खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो आपका वाटर पानी पीते हो आप पानी की बॉटल में, उसके बाद जो बचा हुआ पानी है उसको फेंकने की जगह आपको क्या करना चाहिए? प्लांट्स को पानी दे देना चाहिए। एंड इसके अलावा ये भी बताया गया है कि प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करने की जगह हमें क्या करना चाहिए? हमें क्लॉथ बैग्स यूज़ करने चाहिए। ओके। नेक्स्ट बताया गया है कि हमें नॉन टॉक्सिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। नॉन टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक वो होता है जो पॉइजनस होता है, तो हमें नॉन पॉइजनस यानी जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हमें वही यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और वो बायोडिग्रेडेबल भी होंगे। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जो प्लास्टिक की तरह नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। अब प्लास्टिक आपको सबको पता है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं हो पाता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा पल्यूट करता है। जबकि हम जब क्लॉथ बैग्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है? वो इजीली मिट्टी में घुल जाते हैं। ठीक है। तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी सेफ़ है। ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है यूजिंग प्लांट्स इनसाइड होम एंड अदर प्लेसेस फॉर एयर प्योरिफिकेशन। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसे प्लांट्स उगाने चाहिए जिनके नाम यहाँ पे गिवन है, एक एरिका पाम और एक है रबर। ये दो प्लांट्स क्या करते हैं? ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आपके एयर में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। तो जब आपके एयर में से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो आपकी एयर क्या हो जाती है? प्योरीफाई हो जाती है। ठीक है। ये था आपका इंट्रो पोर्शन। अब हम इस टॉपिक के इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे पहुंचेंगे जो कि ग्रीन जॉब से ही, अब सारा चैप्टर ग्रीन जॉब्स के ऊपर ही चलेगा कि ग्रीन जॉब क्या होती है, कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ सेक्टर्स में आप देख सकते हो ग्रीन जॉब्स के फ़ायदे क्या हैं, ग्रीन जॉब एग्रीकल्चर में कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट में कैसे होगी। तो पूरा चैप्टर अब ग्रीन जॉब्स के ऊपर जाने वाला है और लास्ट में हम ग्रीन जॉब्स के कुछ इंपॉर्टेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया कि ग्रीन जॉब आखिर होता क्या है। यहाँ देखिए क्या लिखा है येलो में जो हाईलाइटेड है। अ ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज अ वन दैट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट एंड मेंटेन ट्रांजिशन टू environmentally sustainable forms of production and consumption. It cuts across various sectors: energy, material, water conservation, waste management, and pollution control. According to United Nations Environmental Programme, green jobs or green collar jobs are works in agricultural, administrative, research and development, manufacturing, and service activities that contribute substantially to preserving or restoring the environmental quality. तो इन शॉर्ट अगर हम एक लाइन में बोलें तो ग्रीन जॉब्स कहीं भी किसी भी सेक्टर में परफॉर्म हो सकती हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य क्या होगा? कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को
मेंटेन किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके, जो इन्वायरमेंट थोड़ा ख़राब हो गया वो ठीक किया जा सके। तो ये सारी जॉब्स जो हैं इनका मेन उद्देश्य यही है कि हम, जो येलो में हाईलाइट था वो क्या था कि ट्रांजिशन टू इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ हम ट्रांजिशन करें, मतलब हम उनकी तरफ मूव फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, अगर आपको ये टर्म के बारे में नहीं पता है तो मैंने ब्रीफ में यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया है, जो मैंने लिखा है ब्लैक में। ये क्या है? Environmental sustainability means when we take up the responsibility to conserve natural resources and protect global ecosystems to support health and well-being now and in the future। यानी जब हम इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हम प्रेजेंट नीड्स प्लस फ्यूचर नीड्स दोनों का ध्यान रखते हुए कार्य करते हैं। अब मान लो आपके पास एक लैंड है जिसमें बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, आपको वुड काट के कोई काम करना था, ठीक है, कोई फर्नीचर बनाना था। अगर एक पर्सन है उसने सारी वुड ही बहुत गलत तरीके से काट दी, वेस्ट कर दी, तो उसने सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचा, उसने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, उसने कितना डैमेज किया एनवायरनमेंट को। लेकिन दूसरे पर्सन ने बहुत ही समझदारी से क्या किया कि बहुत ही कम वुड को यूज किया। ठीक है, उससे क्या हुआ कि प्रेजेंट की नीड भी हो गई प्लस फ्यूचर के लिए भी बचा के रख लिया। ठीक है, उसके अलावा जब हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, जैसे कि आप सोलर एनर्जी यूज़ करते हो, ठीक है, या वाटर को आप सेव करते हो, तो तब हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल काम कर रहे हैं। तो ग्रीन जॉब्स बेसिकली क्या होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को रिस्टोर करती हैं। ठीक है, ग्रीन जॉब्स किसी भी तरह के काम में हो सकती हैं। ग्रीन जॉब्स आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो सकती हैं, कंस्ट्रक्शन में हो सकती हैं, किसी भी फील्ड में ग्रीन जॉब्स करी जा सकती हैं। पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी क्या है, इन्वायरमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट, अब ग्रीन कॉलर वर्कर कौन होता है, जो वर्कर या जो पर्सन इन्वायरमेंटल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रीन कॉलर वर्कर। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ग्रीन, इट इंक्लूड्स प्रोफेशनल सच एज ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्ट्स, ठीक है, जो आर्किटेक्ट्स ने ग्रीन बिल्डिंग में हेल्प किया। इन्वायरमेंटल के कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकलिंग मैनेजर्स हैं। ठीक है, कुछ लोग इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल सिस्टम के इंजीनियर्स हैं, कोई लैंडस्केप का आर्किटेक्ट है तो वो भी ग्रीन वर्कर कहलाएगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिशियंस हैं जिन्होंने क्या किया है, सोलर पैनल इंस्टॉल किए, उनको भी। तो हमने किसी में भेदभाव नहीं करना है कि ये किस लेवल का पर्सन है, हर जॉब इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। और ग्रीन जॉब में हम बड़े बड़े क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं ग्रीन जॉब में, ग्रीन वर्कर्स, ग्रीन कॉलर वर्कर उनको भी कहते हैं। और जो हमारे भाई बहन कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम ग्रीन जॉब्स में इंक्लूड, ग्रीन वर्कर्स में इंक्लूड करते हैं, ग्रीन कॉलर जॉब्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आ गया कि एंटरप्राइज लेवल पे ग्रीन जॉब्स इस तरह के जॉब्स होती हैं जिससे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ कि इंडिया ने काफ़ी मेजर्स अडॉप्ट किए हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने के लिए। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमारी, उसको हम रिड्यूस कर सकें। इवन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोल डीजल, इनको हटा के सीएनजी की तरफ बढ़ा जा रहा है। इवन ये कोशिश की जा रही है कि हम सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन चीज़ों से पावर जनरेट किए जाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। इवन ये भी कोशिश की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जा सकें। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी हम नेचुरल सोर्सेज से लेके आ सकते हैं और जो अपने आप रिप्लेनिश हो सकती है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जो इजीली रिप्लेनिश नहीं हो सकती है। ठीक है,
अब हम करते हैं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि टू एड्रेस द स्किल्ड वर्कफोर्स इश्यूज एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज सेट अप स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मिनिस्ट्री है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, उसने क्या सेटअप किया, एक स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। अब ये काउंसिल क्या कर रहा है, इट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स डेवलपिंग competencies ऑफ पीपल इन द डोमेन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या कर रहा है, लोगों में इस तरह की क्षमता को बढ़ोतरी दे रहा है, बढ़ा रहा है, किस फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में और वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड में। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी पता होगा इंडिया में एक मेक इन इंडिया कैंपेन चला था। ठीक है, तो इस मेक इन इंडिया कैंपेन में भी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि ग्रीन जॉब्स को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया में जो फर्स्ट ये दिल्ली मेट्रो चला था, अपना फर्स्ट मॉडर्न मेट्रो दिल्ली मेट्रो, इससे इतना सिर्फ लोगों को फायदा नहीं हुआ कि वो बड़ी जल्दी अपने प्लेस ऑफ वर्क पे पहुंच जाते हैं, बल्कि इससे ना 90,000 वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट्स में फ़ायदा हुआ है, जिससे हमारी इनर्जी एफिशिएंसी बढ़ गई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि देखो, जब इतने सारे लोग मेट्रो में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनल व्हीकल्स में नहीं जाते। जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती थी पहले, ठीक है, उतनी ज़्यादा पेट्रोल डीजल यूज़ होता था, उतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट पल्यूट होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब इतने सारे लोग एक ही व्हीकल में मेट्रो में चले गए, तो उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक में भी फ़ायदा हुआ, लोगों को भी फ़ायदा हुआ, जल्दी पहुंच गए, और इन्वायरमेंट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। सबसे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको लर्न भी कर लेने चाहिए। सबसे पहले है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकालना। जैसे एक बच्चा मान लो 2 घंटे पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बच्चा काफ़ी एफिशिएंट है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही घंटे पढ़ना है, राइट। सो अब इसमें क्या है, एफिशिएंसी की बात हो रही है, कम से कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट। तो अगर हम कह रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, मतलब कम से कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। एंड एफिशिएंसी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब फैक्ट्री में जब कोई सामान बनता है तो रॉ मटेरियल जो आपने कुछ भी यूज़ किया, मान लो वुड यूज़ किया, मान लो कोई भी किसी भी तरह का मेटल कुछ भी यूज़ किया, तो कम से कम रॉ मटेरियल से आपने ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जब बनाई, यानी आपने मिनिमम वेस्टेज भी करी होगी, राइट। तो इससे हम एफिशिएंट पर्सन बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस मेनली कौन सी होती हैं, यहाँ मैंने साइड में ग्रीन कलर में लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेज यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये चार आपकी ग्रीन हाउस मेजर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो अब ये कह रहा है यहाँ क्या बेनिफिट लिखा है, ग्रीन जॉब करने से ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कम हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि ये ग्रीन हाउस गैसेस आती कहाँ से है। अब ये देखो, जैसे हमारे फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एसीज होते हैं, ठीक है, तो इनसे जो गैसेस निकलती हैं, इससे भी हमारा कुछ व्हीकल से जो पोल्यूशन होती है फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से होता है, उससे भी हमारा ये सब ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का यूज़ कम कर देंगे, या हम इनके एनर्जी एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज़ करेंगे, तो हम ग्रीन हाउस गैसेस से बच जाएंगे। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती हैं, क्योंकि वो अर्थ की हीट को बाहर आउटर स्पेस में एस्केप होने नहीं देती। जब वो हीट बाहर नहीं एस्केप हो पाती, तो वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म पे गर्म करी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस टॉपिक के बारे में हम आगे भी इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर एक बेनिफिट मेंशन था कि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो इसीलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया। नेक्स्ट है कंट्रोल वेस्ट एंड पोल्यूशन। ये तो ऑब्वियस है कि जब हम ग्रीन जॉब्स करेंगे, हम इस तरह के काम करेंगे जो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो हम वेस्ट को भी कंट्रोल करेंगे एंड ऑब्वियसली पोल्यूशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द इकोसिस्टम। अब हमारा इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट ब्रीफली जो हमारा लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स की इंटरेक्शन में एक सिस्टम है जो कि बहुत बैलेंस्ड है अपने आप में। ठीक है, और
एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट भी करने का फ़ायदा मिलता है ग्रीन जॉब से, प्लस उसको रिस्टोर भी कर पाते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट अडेप्टेशन टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा हमारा क्लाइमेट बदल गया है। माना कि अब से हम ग्रीन जॉब्स किया करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम ये पोल्यूशन वाली चीज़ें रोक देंगे, लेकिन जितना डैमेज इन्वायरमेंट को हो गया, जितना क्लाइमेट ऑलरेडी बदल गया, वो तो नहीं वापस हो सकता। मतलब धीरे धीरे हो सकता है, बट कुछ चीज़ों को तो हमें डील करना ही पड़ेगा ना, कुछ इफेक्ट को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई फार्मर था, वो एक एरिया में पहले इस तरह की क्रॉप्स उगाता था जिनमें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता था। अब उस एरिया में ड्रॉट आ गया, पानी की बहुत कमी है, तो उसको इस तरह की क्रॉप्स उगा लेनी चाहिए जिनमें कम पानी लगता है। ठीक है। सो आइए अब हम ग्रीन जॉब्स के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर हमारा पहला मेन हेडिंग है। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में किस तरह की ग्रीन जॉब्स हो सकती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह की फार्मिंग होती है? जब हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स अपनी क्रॉप्स पे, अपनी फसलों पे नहीं डालते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैन्योर और ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी करी जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इससे क्या फ़ायदा होता है? जो केमिकल्स आपने नहीं डाले सॉइल में, आपने प्लांट्स पे वो केमिकल्स नहीं डाले, उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारी सॉइल में वो केमिकल नहीं गए, तो सॉइल बच गई। अब उसी सॉइल पे जब पानी बहता था, तो पानी में भी वो केमिकल्स चले जाते थे, वाटर भी पोल्यूट हो जाता था, तो सॉइल की पोल्यूशन बच गई, वाटर की भी पोल्यूशन बच गई। अब इसी सॉइल और वाटर से बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनकी भी डेथ हो रही थी, तो वो भी बच गई। ठीक है। और इससे एक फ़ायदा आपको ये हो गया कि जब आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओगे, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है। तो ऑर्गेनिक वाले कल्चर को प्रमोट करने के लिए आजकल काफ़ी फार्मर के कोऑपरेटिव्स भी बढ़ गए हैं, बन गए हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि 15 से और कुछ एफआईजीज बन गए हैं। एफआईजीज मतलब फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप्स, कि विलेज लेवल पे 15-20 मेंबर्स के फार्मर्स के ग्रुप्स बना दिए गए हैं जो, और उसके अलावा एफपीओज भी बना गए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी बना गए हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये ग्रुप्स में, ताकि लोगों को, फार्मर्स को एनकरेज किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके, और आपस में वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाएँ। ठीक है। उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने कृषि विज्ञान केंद्र भी बना दिए गए हैं। ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, कोई न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में गाइड करते हैं, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि जैसे कोई एग्रो का वेस्ट है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, उसको कैसे रीयूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है। तो ये सब था आपका हेडिंग ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा ग्रीन जॉब्स इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में सबसे बड़ी बात आती है कि जो पेट्रोल, डीजल, इस तरह की चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करती हैं, उसकी जगह आजकल सीएनजी वाले व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि कंपैरेटिवली कम एमिशंस करती हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारी एक न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी सरकार की 10 अगस्त 2018 को, जिसमें उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया है कि बायोमास को यूज़ किया जाए और इथेनॉल को यूज़ करके एक बायोडीजल बनाया जाए। ठीक है। बायोफ्यूल्स, बायोडीजल्स, इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, जबकि पेट्रोल डीजल से हमारी इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये एक कंपनी है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब इस प्रोग्राम से क्या हो रहा है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ किया जाए, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को की मार्केट को स्टेबलाइज किया जा रहा है, और बिल्कुल बूस्ट किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करें, बिकॉज वो इन्वायरमेंट को वो नहीं करते डैमेज। ठीक है। अब इसी में ये भी बताया गया है कि दो तरह के व्हीकल्स आ जाते हैं। जैसे कईयों में तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है कि थोड़ा बहुत उसमें इलेक्ट्रिक का है, थोड़ा बहुत उसमें फॉसिल फ्यूल इंजन्स हैं, मतलब मिक्स करके बनाए हैं, और कुछ प्योर ही इलेक्ट्रिक पावर जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं, जो प्योर ही इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं।
उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग भी की जाती है, ताकि वो किस तरह से ई रिक्शाज जो चलती है ना उनको हैंडल कर सकें, उनको मेंटेन कर सकें, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जॉब्स को बढ़ोतरी दी जाए। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक भी कर लिया, जिसमें हमने मेनली बात की थी कि हम फॉसिल फ्यूल्स वाली जो गैसेस हैं उनकी जगह हम जो अपनी सीएनजी को यूज़ करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करें। बायोमास के बारे में हमने बात की थी, और हमने ये भी बात की थी कि किस तरह से बायोडीजल वगैरह इन तरह की चीज़ों को बढ़ोतरी दी जा रही है। नेक्स्ट आया ग्रीन जॉब्स इन द वाटर कंजर्वेशन। अब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। आइए इसको रीड करते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस where rainwater is collected in tanks to be used later. It is installed in all houses and buildings. It can also help to increase the water table. अब ये क्या चीज़ है, घरों की ना छतों के ऊपर जो पानी गिरता है बारिश का, वो नॉर्मली तो ऐसे ही बह जाता है। तो हम इस तरह की टेक्निक लगाते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रूफ के टॉप के ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है वो किस तरह से फिल्टर होके किसी अंडरग्राउंड टैंक के ज़रिए से वो पानी कलेक्ट होता जाए, ताकि वो पानी यूज़ हो सके। और जिस तरह से वो अंडरग्राउंड जाता है उससे हम अपने जो कहते हैं आजकल वाटर टेबल बड़ा कम हो गया, तो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके अलावा और भी तरह की ग्रीन जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं कुछ, जैसे कि वाटर की क्वालिटी को टेस्ट करना, वाटर को कंजर्व करना, वाटर को मैनेज करना। उसके अलावा यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की बात की गई है। ड्रिप इरिगेशन एक इस तरह का इरिगेशन मेथड है जिससे कि हम सॉइल को भी बचा पाते हैं और हम अपना वाटर को भी कम से कम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी। अब आपने सुना ही होगा आजकल किस तरह से सोलर वाटर हीटर्स और सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए बिजली जनरेट की जाती है। तो इन चीज़ों से भी हमारा इन्वायरमेंट का काफ़ी बेनिफिट होता है। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल टेक्निक्स हैं। तो आइए इसको भी रीड कर लेते हैं। सोलर एंड वाटर पावर प्लांट्स provide clean energy. Solar photovoltaic installer installs and maintains solar panels in homes, businesses और land. तो घरों में, बिजनेस में, लैंड में हमने सोलर पैनल बना दिए। A solar lighting technician assembles, tests and repairs different types of solar water photovoltaic home lighting systems and street lights. even आपने street lights आजकल देखी होंगी कि वो सोलर वाली चल पड़ी हैं। ठीक है। तो बिना बिजली के सोलर के थ्रू वो रिचार्ज हो जाती हैं। नेक्स्ट आया ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म। अब ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो टूरिस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं किसी एरिया में, उनको भी समझाया जाता है कि क्या इम्पोर्टेंस है अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, वेस्ट को रिड्यूस करने की, नेचुरल इन्वायरमेंट को किस तरह से बचाया जा सकता है, पोल्यूशन को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि उनको भी अच्छा लगता है और एक इमेज, पब्लिक इमेज भी उस एरिया का इम्प्रूव होता है, और हम लॉन्ग रन में इतने सारे लोगों को गाइड करने में, उनकी सोच को बदलने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट आ गया ग्रीन जॉब इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें जो मटेरियल लग रहा है, जिस तरह से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ रहा है, कई बार क्या होता है उनमें इस तरह के मटेरियल लग रहे हैं जिससे हमारा बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर हम ग्रीन बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम इस तरह के डिज़ाइंस बनाते हैं और उसमें इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और उससे क्या फ़ायदा होता है कि पोल्यूशन वगैरह, जो लैंड पोल्यूशन वगैरह, वो प्रिवेंट हो जाता है। तो ये था आपका टॉपिक ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। फिर आया ग्रीन जॉब्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट क्या है? सॉलिड वेस्ट को ना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डिपार्टमेंट ने 14 कैटेगरीज में बांट दिया। ये आप एक बार जरूर रीड कर लेना। जैसे डोमेस्टिक, जो घरों से कचरा निकला, म्यूनसिपल का कचरा, जो कॉमर्शियल कचरा निकला, इंडस्ट्रियों से निकला, इंस्टीट्यूशन से निकला, गार्बेज निकला, ऐश है, स्ट्रीट स्वीपिंग्स मतलब जो सड़क साफ करते हैं, डेड एनिमल्स का कचरा, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन वाला कचरा, जो बिल्डिंग्स डिमोलिशन होते हैं, या कोई बल्कि हजार्डुअस वेस्ट, कोई सीवेज वाला कचरा। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के कचरे हैं। अब हमें इनको क्या करना है? इनको बड़ी सफाई से कलेक्ट होने चाहिए, सेग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है। फिर इनको प्रोसेस होना है, इनको डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये सारा जो काम है इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट। अब इस सेक्टर में
जो ग्रीन जॉब्स हैं वो रिसाइकलिंग के ऊपर मेनली आएंगी। किस तरह से इस कचरे को रिसाइकल किया जाए, किस तरह से कचरे को रिड्यूस किया जाए, वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, वेस्ट को कंट्रोल किया जाए और वेस्ट को ऑडिट किया जाए। अब आया ग्रीन जॉब्स इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इसमें बस यही बताया है कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज में ग्रीन जॉब्स का काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ गया है। जैसे कि जो वाटर पंप्स हैं वो आजकल हैंड पावर्ड वाटर पंप्स आ गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स में सोलर लैंप्स आ गए हैं, सोलर बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम किस तरह से ग्रीन जॉब्स को जनरेट कर रहे हैं। ये था हमारा इसका टॉपिक नंबर 1। अब इसी में ग्रीन जॉब्स की हम इम्पोर्टेंस को जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन जॉब्स का क्या फ़ायदा होता है कि लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। मैंने आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी जो गैसेस हैं ये कहाँ से आती हैं? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं या फिर हम रेफ्रिजरेटर्स को यूज़ करते हैं या कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और ये गैसेस क्या करती हैं? दीज गैसेस कैन ट्रैप द हीट फ्रॉम द अर्थ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू आउटर स्पेस। यही मैंने आपको पहले भी बताया था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जब हम ये वाली ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये गैसेस हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म रखती हैं, क्योंकि ये अर्थ की हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देती हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इन ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकना चाहिए और हमें इनके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करे, जैसे कि सीएनजी की बात की थी। नेक्स्ट आ गया मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन। अब वेस्ट हमारा बहुत सारा होता है, जो उसको किस तरह से वेस्ट को ही कम कर दिया जाए या उसको नॉन पोल्यूटिव बनाया जाए। तो अब इसमें आपने 3 आर्स के बारे में तो सुना ही होगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो हम इनके बारे में भी जानते हैं कि जो वेस्ट आ गया है उसको किस तरह से रिसाइकल किया जाए, या उस वेस्ट को किस तरह से रीयूज किया जाए, या वेस्ट को किस तरह से रिड्यूस कर दिया जाए कि वेस्ट आए ही कम। तो अब हम जानेंगे कि जो फैक्ट्रियों में या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, मैनेजर्स जो हैं वो किस तरह से तरीके ढूंढते हैं वेस्ट को रिड्यूस करने के। ठीक है, तो आइए हम कुछ पॉइंट्स जानते हैं रिड्यूस करने के। सबसे पहले आया रिड्यूस स्क्रैप मटेरियल। स्क्रैप होता है जो रद्दी वाला सामान, जो एक्स्ट्रा मतलब फालतू आ गया। अब जो स्क्रैप आ गया, आपका वेस्ट आ गया, क्यों ना हम उसको भी एक वापस रॉ मटेरियल में ऐड कर दिया जाए और उससे कुछ और तरह की चीज़ें बना दी जाएं, जिससे कि वो नए प्रोडक्ट्स बना दिए जाएं, यानी कि वो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूट होने की जगह वो भी किसी काम में आ गया। नेक्स्ट आ गया इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। अब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। होता क्या है कि फैक्ट्रियों में कई बार सामान जो बनता है वो रिजेक्ट हो जाता है बनने के बाद। एक उनका क्वालिटी का ऐसा प्रोसीजर होता है, सामान बनने के बाद रिजेक्ट कर दिया कि ओहो, मतलब वो एक उनका क्वालिटी पैरामीटर होता है कि इस तरह का सामान होना चाहिए। अगर वो उस क्वालिटी को नहीं मीट करता तो वो सामान क्या हो जाता है? वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट करने बाद में रिजेक्ट करने की जगह क्यों ना हम पहले से ही क्वालिटी कंट्रोल लगा के रखें, क्योंकि अगर सामान रिजेक्ट हो जाता है तो वो वेस्ट हो गया। तो अब हमें वेस्टेज को तो रिड्यूस करना है, तो हम पहले से ही बड़े ध्यान से काम करें, बड़े क्वालिटी ओरिएंटेड काम करें, क्वालिटी कंट्रोल लगा के रखें, हर चीज़ को चेक करते रहें। रॉ मटेरियल लिया तो पहले चेक कर लें कि रॉ मटेरियल सही है, फिर जिस मशीन से वो बन रहा है उसको भी चेक कर लें मशीन सही है, ताकि अल्टीमेटली जो हमारा फिनिश्ड गुड बने वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बने और वेस्ट हो ही ना। नेक्स्ट है वेस्ट एक्सचेंज। इसमें ये लिखा है कि कई बार एक चीज़ का, एक प्रोसेस का वेस्ट दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन जाता है। मतलब एक चीज़ का वेस्ट एक पर्सन के लिए वेस्ट है, एक यूनिट के लिए वेस्ट है, और दूसरे यूनिट के लिए वो काम की चीज़ हो जाती है। तो इस तरह से हम वेस्ट को एक्सचेंज कर लेते हैं तो हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग ई वेस्ट, कि आजकल ना काफ़ी सारा जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है तो उससे ई वेस्ट भी आने लग गया है। जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन्स इकट्ठे हो जाते हैं, पुराने लैपटॉप्स, पुराने टीवी सेट्स, तो इनको डिस्पोज ऑफ करने की जगह क्यों ना इनको भी रिसाइकल करके कोई नया प्रोडक्ट बना लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल। अब जैसे प्लास्टिक के प्लेट्स या प्लास्टिक की चीज़ों में खाना खाने की जगह अगर हम बनाना लीफ को यूज़ करते हैं तो वो कितना अच्छा होगा हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट जिसमें हमने मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि है प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग द इकोसिस्टम।
ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी हल्का सा बताया था, आइए इसको दोबारा रीड करते हैं। इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स एग्जिस्टिंग टुगेदर एंड इंटरैक्टिंग विद एंड सपोर्टिंग ईच अदर। इट इज द परफेक्ट बैलेंस वेयर एवरी स्पीशीज कैन सर्वाइव। तो इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसी कम्युनिटी है लिविंग बीइंग्स की, नॉन लिविंग बीइंग्स की, जो मिलजुल कर एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा इकोसिस्टम। अब हमें क्या करना है? इस इकोसिस्टम को बचा के रखना है। लेकिन हुआ क्या, काफ़ी सारी हमारी ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बहुत सारे पेड़ काट दिए, तो हमारा इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। और इसलिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? वापस इस इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो सके। अब उसके लिए कुछ नेचुरल सॉल्यूशंस भी गिवन है यहाँ पे। जैसे जब हम फॉरेस्ट या वेजिटेशन उगाते हैं, तो उससे क्या होता है? लैंडस्लाइड्स को हम प्रिवेंट करते हैं। कैसे? जो स्लोप्स होती हैं पहाड़ों की, उन स्लोप्स के ऊपर जब वेजिटेशन उगा दी जाती है, तो वो लैंड को प्रोटेक्ट करता है, लैंडस्लाइड होने से बचाता है। अगर हम वेटलैंड बनाते हैं तो फ्लड प्रिवेंट हो जाते हैं, फ्लड्स नहीं आते उस एरिया में। अगर हम पेड़ों को नहीं काटते हैं या ज़्यादा ज़्यादा पेड़ उगाते हैं, तो अल्टीमेटली हम अपनी सॉइल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह से हमें अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट आ गया अडेप्टिंग टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था, इसको दोबारा पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग, माना कि हम अब से कम करेंगे, या हम अब से जो है नॉन रिन्यूएबल की जगह रिन्यूएबल चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम नॉन पोल्यूटिंग चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम ग्रीन जॉब्स करेंगे। लेकिन जो अब तक ग्लोबल वार्मिंग हो गई थी, जितना डैमेज ऑलरेडी हो गया है, जितने पेड़ ऑलरेडी कट गए हैं, उसका तो इफेक्ट भोगना पड़ेगा ना। तो उसके चेंजेस को हमें, उसके साथ हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें न्यू वेज ढूंढने हैं कि किस तरह हम नई क्लाइमेटिक कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है कि जहाँ पे अब कम बारिशें हो रही हैं, तो फार्मर्स क्या करेंगे? इस तरह की फसलें उगाएंगे जिनको कम पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके अलावा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये आपका, जो कि यहाँ पर गिवन है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्शन प्लान आया था जून 2008 में, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से डील किया जाए इसके बारे में डिस्कस किया गया था। इस प्लान के 8 मिशंस हैं इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ solar energy, enhanced energy efficiency, habitat, water sustaining Himalayan ecosystems, forestry, agriculture, and strategic knowledge for climate change, which address issues relating to mitigation of greenhouse gases. ये जो 8 हमारे मिशंस हैं, ये किस लिए बनाए गए हैं? कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस को कम किस तरह से करें, ठीक है, और किस तरह से हम इस क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स में अडेप्ट कर सकें, और डिफरेंट जो एडवर्स इफेक्ट हो गया है इसका फॉरेस्ट पे, हैबिटेट पे, वाटर रिसोर्सेज पे, एग्रीकल्चर पे, हर तरह का इफेक्ट हो गया है जो क्लाइमेट चेंज का, तो हम उसके साथ किस तरह डील कर सकें, किस तरह हम उसके साथ कोप अप कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर ऑन ग्रीन स्किल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।